हेलो एवरीवन। आईक्यू स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रकाश और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में कि प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग कमीशन भारत में क्यों लाया गया था और क्या आज भी प्लानिंग कमीशन इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके कार्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसके उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको सेशन समझ में आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लानिंग कमीशन इन द इंडिया। यदि मैं यह चीज़ बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा कि एज ए पर्सन यानी आप एक व्यक्तित्व हो और व्यक्तित्व के तौर पर आप एक ईयर के भीतर क्या करना चाहते हो, क्या कौन कौन से आपके पैरामीटर्स आप रखना चाहते हो, कौन कौन सी चीज़ें को आप अचीवमेंट करना चाहते हो, कौन कौन से आपके गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो। तो ये जो आपके अचीव वाली जो चीज़ें हैं इसके लिए आप कुछ ना कुछ पैरामीटर यानी जो डायामीटर है उसको पहले सेटअप करते हो। उसके बाद में कि भाई एक साल के अंदर मुझे इतनी एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे यह रिसोर्सेज नए नए चाहिए। तो ये जो इतने प्रकार के आपके पास में जो अवेलेबिलिटी है, जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पर जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए आपके पास में यदि फुल रिसोर्सेज है तो उन रिसोर्सेज को आप लगाने की कोशिश करोगे। आपके पास में रिसोर्सेज इसके लिए आपके पास में इंटेलेक्चुअल बॉडी हो सकती है, आपके पास में आपका ज्ञान हो सकता है, स्किल हो सकता है, आपके पास में इकोनॉमिकल वेलफेयर हो सकता है यानी आपके पास में धन हो सकता है। यदि इतनी चीज़ें आपके पास में है तो आप एक डायामीटर पैरामीटर सेटअप करते हैं और उसके हिसाब से आप अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं इन ए 1 ईयर। यह हो गया हमारा पहले। उसी प्रकार से इंडिया जब 15 अगस्त ऑफ 1947 यानी को आज़ाद हुआ तो इंडिया के सम्मुख मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि इंडिया किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करे। अब इसके लिए जो उससे पहले भी भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े आपके इस प्रकार से प्लान लाए गए और उन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्लान आपके इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उसके बाद में बहुत आपके जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके कहने के आदेशानुसार वो भारत के अंदर एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई यानी योजना आयोग की स्थापना की गई 25 मार्च 1950 यानी 1950 को, ताकि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सके, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकते, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा मैन्युफैक्चर को ग्रोथ किया जा सके। इसके लिए इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना की गई। आइए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। और प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, आज जो हम प्लानिंग कमीशन देख रहे हैं वह आपके पहले हुआ करता था 2015 से पहले। यह 2015 के बाद में इसका नाम चेंजेबिलिटी कर दिया गया, नेम के अंदर चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया आज की टाइम में नीति आयोग यानी नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। आज की टाइम में इसका मुख्य नाम चेंजेबिलिटी कर दिया गया है। यदि मैं आगे बातचीत करूं तो इसका प्लानिंग कमीशन के जो फॉर्मेशन यानी फाउंडेशन के पीछे मुख्य जो पर्पज है वह है इकोनॉमिकली ग्रोथ करना, इंडस्ट्री को सेटअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना, फोरेंसिक रिजर्व को बढ़ावा देना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है कि हम किस प्रकार से अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम जीएनपी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए जो प्रॉपर भारत की जो सरकार है उसको योजना देगा यानी योजना बताएगा। तो यह इसके लिए ही भारतीय गवर्नमेंट को इंडिया को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए ही प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का इतिहास, नियोजन का जो इतिहास हम देखने की कोशिश करें तो उसके अंदर 1934 यानी 1934 का टाइम पीरियड आता है और 1934 में
एक आपके इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम आता है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया और उस पुस्तक का नाम आता है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हालांकि इसके अंदर जो आपका आइडियाज़ दिए गए थे, जो आइडियोलॉजी रखी गई थी, वह आइडियोलॉजी बाद में फेल मार गई थी। उसके बाद में आता है 1938 यानी 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी नेशनल राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की जाती है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। लेकिन इन्होंने ही भी इतना प्लानिंग कमीशन के प्रति या फिर मान लीजिए कि योजनाओं के प्रति इन्होंने इतना ध्यान मुग्ध नहीं किया। उसके बाद में आता है 1944 का टाइम पीरियड और 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान आता है, जो बॉम्बे के अंदर आपके 8 उद्योगपतियों के द्वारा साम्राज्यवाद को या फिर समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए यानी सोशोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1944 यानी बॉम्बे प्लान विकसित किया जाता है। और यह बॉम्बे प्लान बेस्ड है आपका रशियन रिवॉल्यूशन यानी रसिया की इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पर पूंजीवाद भी होना चाहिए, पूंजीवाद भी होना चाहिए यानी एस्ट्रोक्रेट्स यानी पूंजीपति भी होने चाहिए, पूंजीपतियों के पास में निजी संपत्ति भी होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर आधिपत्य एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर जो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स का उनके ऊपर आधिपत्य होना चाहिए। दैट इज नॉन इज सोशोलॉजी, यानी इसी को ही हम सोशलिज्म यानी समाजवाद के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद में 1944 का ही टाइम पीरियड आता है और गांधीयन प्लान विकसित किया जाता है। श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीयन प्लान को विकसित किया जाता है। उसके बाद में टाइम पीरियड आता है आपका 1950 का और 1950 के अंदर और उससे पहले भी यदि मैं आपसे बातचीत करूं तो 1945 यानी 1945 का टाइम पीरियड आता है और 1945 के टाइम पीरियड के अंदर M.N. रॉय आपके इंडियन इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा भी एक योजना लाई गई थी जिसको कहते हैं पीपल्स प्लान यानी जन योजना को संबोधित किया गया था। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद में जन योजना भी आपकी फेल मार गई और फिर आपका आता है 25 मार्च 1950 यानी 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना की जाती है और पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अब इंडियन इकोनॉमी को किस प्रकार से हम ग्रोथ कर सकते हैं, इसके लिए प्लानिंग कमीशन का काम होगा प्लान बनाना यानी योजनाओं को विकसित करना। यदि मैं इसकी चर्चा करूं कि व्हाट इज द पर्पजेज ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी प्लानिंग कमीशन के कौन कौन से पर्पजेज थे, कौन कौन से उद्देश्य थे, यदि मैं इसकी चर्चा करूं तो वास्तविक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में सभी संगत आर्थिक पहलुओं का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है। यानी इंडिया के अंदर प्लानिंग की आवश्यकता है, नेसेसरी ऑफ प्लानिंग है और इस कार्य के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी से हटकर सेपरेट होकर उनसे अलग ही काम करे, जो प्रशासनिक कार्यकलापों से मुक्त हो यानी एडमिनिस्ट्रेटर के जो कार्य होते हैं उनसे मुक्त हो, उनसे फ्री हो। इस प्रकार की एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए और जिसका संपर्क सरकार के अंदर हो यानी जिसका सरकार से उच्चतम संपर्क हो तो ही एक प्लानिंग कमीशन सफल हो सकता है यानी सक्सेसफुल हो सकता है। यानी प्रशासनिक कार्यों के अंदर तो ध्यान उसका कम हो लेकिन सरकारी कार्यों में उसका ध्यान अधिक हो तो वही आपका प्लानिंग एक सक्सेसफुल प्लानिंग कहलाएगी, वरना एक प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। यदि मैं आगे चर्चा करूं
कि योजना आयोग के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, यानी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना, सामूहिक हित में संपत्ति का बंटवारा करना, यही तो मैंने बोला अभी कि सोशलिज्म यानी भारत के अंदर, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के सम्मुख मोस्ट इम्पोर्टेंट अवसर थे, अवेलेबिलिटी थी, अचीवमेंट था, अचीवमेंट के अलावा अपॉर्चुनिटी थी कि यदि आप कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहते हो तो पूंजीवाद को फॉलो कर लें, यदि आप सोशलिज्म को फॉलो करना चाहते हो तो समाजवाद को फॉलो कर ले, यदि आप कम्युनिस्ट को फॉलो करना चाहते हो यानी साम्यवाद को फॉलो करना चाहते हो तो आप साम्यवाद को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इंडिया ने यूएसएसआर, दैट इज नॉन इज यूएसएसआर यानी यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट ऑफ रसिया, यानी सोवियत संघ रसिया की क्रांति हुई थी 1917 यानी 1917 के अंदर, और 1917 के बाद में 1928 का टाइम पीरियड आता है, यानी 1928 में यूएसएसआर में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना करके वहाँ पर 5 ईयर प्लान यानी 5 ईयर प्लान को विकसित किया गया था, यानी पंचवर्षीय योजना को विकसित किया गया था। लेकिन 1928 से 1932 तक जो है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना वहाँ पर चलती है वह बहुत अधिक आपकी सक्सेसफुल होती है, यानी सफलता से पूर्णता होती है। और तभी भारत के कुछ इकोनॉमिस्ट, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके अलावा भारत के अंदर दादा भाई नौरोजी, ये इस प्रकार के मदन मोहन मालवीय, ये इस प्रकार के आपके इकोनॉमिस्ट हैं जो उस समय रशियन रिवॉल्यूशन के समय वहाँ पर थे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यूएसएसआर इतना लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद 1 साल और 2 साल के भीतर किस प्रकार से अपने समाज को, सोशोलॉजी को यानी समाज को किस प्रकार से उन्होंने चेंजेबल किया, यानी परिवर्तन किस प्रकार से किया, कि जहाँ पर दुनिया के अंदर लोगों को इस प्रकार से है कि वर्कर्स के साथ में आपका डिस्क्रिमिनेट होता है, यानी भेदभाव होता है। और रसिया के अंदर 1 साल में ही जो भेदभाव है, एक्सप्लोटेशन है, शोषण है, इस भावना को समाप्त कर दिया गया। तो इससे खुश होकर इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी यह देखा कि रसिया के अंदर भी 5 ईयर प्लान विकसित हुआ है और वह सक्सेसफुल भी हुआ है, तो क्यों न हम इंडिया के अंदर भी 5 ईयर प्लान को ही लेकर आए और वह 5 ईयर प्लान भारत में ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अब यदि मैं आगे चर्चा करता हूँ तो 25 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की स्थापना कर दी जाती है। यदि मैं आगे चर्चा करूं तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, तो इसके मुख्य 3 कार्य हैं। एक डेवलप्ड प्लानिंग यानी विकास से संबंधित योजनाओं का बनाना, उसके अलावा इकोनॉमिकल प्लानिंग यानी आर्थिक योजना बनाना, उसके अलावा प्रशासनिक योजना बनाना यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग करना। इतने काम योजना आयोग के होंगे। यदि मैं आगे चर्चा करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है योजना आयोग का, वह है इकोनॉमी को ग्रोथ करवाना, यानी भारत की जीडीपी को ग्रोथ करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि आगे हम चर्चा करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो इसका जो मुख्य होता है वह होता है चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन होता है देश का प्राइम मिनिस्टर। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वही प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होता है। यदि वाइस चेयरमैन की बातचीत करें तो वाइस चेयरमैन होता है एक, यानी उपाध्यक्ष होता है। उसके बाद में मेंबर सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीजन, यानी सेक्रेटरी का कार्य होगा कि प्लानिंग जो बनाए उसका डिवीजन करना, उसका विभाजन करना। अब मुख्य कार्य मेंबर सेक्रेटरी है, जिसके अंदर इंक्लूड होम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, यानी ये भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंडिया की मंत्रिमंडल के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो जितने भी मंत्रीगण हैं उनमें भी कुछ है आपके सचिव एंड उनके कुछ आपके महासचिव इंक्लूड होते हैं। यदि मैं मेंबर सेक्रेटरी की बातचीत करता हूँ तो मेंबर प्रोग्रामिंग डिवीजन यानी प्रोग्रामिंग डिवीजन करेंगे, जनरल इकोनॉमिकल डिवीजन करेंगे,
उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन करेंगे, यानी सोशियो सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को विकसित करने के लिए भी कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे। उसके बाद में है मेंबर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल इंस्टीट्यूशन डिवीजन, यानी कृषि के लिए, वाटर जल संसाधन के लिए एंड रूरल इंस्टीट्यूशन यानी ग्रामीण संस्थाओं के लिए भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। यदि आगे मैं चर्चा करूं तो इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी, यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग और ऊर्जा के ऊपर भी ध्यान देंगे, यानी उनके लिए भी योजनाएं बनाएंगे। यदि मैं आगे चर्चा करूं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिकी की अवसंरचना करने के लिए भी ये काम करेंगे। तो ये इनका हो गया काम। हेड कौन होगा? पीएम। वाइस चेयरमैन होगा एक। उसके बाद में मेंबर्स सेक्रेटरी होगी, जिसके मुख्य काम आपका प्रोग्रामिंग तैयार करना है, जनरल इकोनॉमी को बढ़ाना है, सोशियो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। उसके अलावा मेंबर और एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर को विकसित करना है। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज को विकसित करना है। उसके अलावा रूरल इंस्टीट्यूशन को विकसित करना है और इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी का डिवीजन करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इतना काम प्लानिंग कमीशन का होगा। तो यह रहा आपका वर्क और स्ट्रक्चर रही आपकी योजना आयोग की। यदि मैं आगे चर्चा करूं तो नाम आता है बॉडीज ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी अदर बॉडीज। इनके अलावा भी और बॉडीज होती है जिनका अलग अलग काम होता है। तो वो होती है आपकी 8 बॉडीज होती है। कितनी बॉडीज होती है? 8 बॉडीज होती है जो प्लानिंग कमीशन में अलग अलग कार्य करती है। यदि उनमें 8 के नाम बताऊं तो पहली नाम आता है एनपीसी, दैट इज नोन इज नेशनल प्लानिंग कमीशन, एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमीशन। उसके अलावा है आरपीसी यानी रिसर्च प्रोग्रामिंग कमेटी, रिसर्च प्रोग्रामिंग कमेटी। उसके बाद में है एबी, एबी यानी एडवाइजरी बॉडी, यानी मंत्रणा दल होगा आपका, मंत्रणा दल होगा, यानी जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो मंत्रीगण बैठते हैं वो आपकी एबी के अंदर होंगे। उसके बाद में 4th नंबर भी एबी आता है और उस एबी का काम है एसोसिएटेड बॉडीज यानी संबंध दल, यानी इन बॉडियों के बीच में रिलेशनशिप बनाए रखने का काम आपकी एसोसिएट बॉडी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में WG यानी वर्किंग ग्रुप्स, कार्यकारी दलों का काम होगा। कार्यकारी दल होंगे जो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूटिलाइजेशन काम करने के लिए यानी यूटिलाइज करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद में है आपका EC, दैट इज नोन इज इवोल्यूशन कमेटी यानी मूल्यांकन कमेटी। तो 5 का तो काम है प्लानिंग को यानी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने तक का। उसके बाद में इनको मूल्यांकन करने का काम भी एक बॉडी के द्वारा किया जाता है और वह होती है EC, यानी EC दैट इज नोन इज इवोल्यूशन कमेटी यानी मूल्यांकन समिति। उसके बाद में होता है आपका NDC, मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी इन दी प्लानिंग कमीशन। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 यानी 1952 में जिसकी स्थापना की गई थी। यानी NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यदि मैं NDC की चर्चा करूं तो NDC का काम होगा राज्य और केंद्र के बीच में इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का, यानी इनको लागू करवाने का। राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में जो अंतर संबंध है वो बनाए रखने का काम किसका होगा? NDC का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम होगा। उसके अलावा NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दैट इज नॉन इज राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। इसका मुख्य काम होगा जैसे
मान लीजिए कि स्ट्रेटोस्फेयर आपकी जो समताप मंडल होती है, उसके बाद में आपका आयोनोस्फेयर यानी आयन मंडल आता है। आयन मंडल में जो भी हम टेलीकम्युनिकेशन के जो भी हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं तो उनका सर्विलांस करना, उनका निगरानी करना इनका मुख्य काम होगा। उसके बाद में यदि मैं आगे चर्चा करूं तो इसका और भी काम होता है, और वह होता है GIS, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचकांक यानी भौगोलिक सूचना तंत्र, इनकी भी जानकारी उपलब्ध करना इनका मुख्य काम होगा। तो हमने देखा प्लानिंग कमीशन क्या होता, प्लानिंग कमीशन के उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, प्लानिंग कमीशन की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कौन कौन सी सब बॉडीज होती है, इसके बारे में हम देखा। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये हो गया अभी जो मैंने बताया आपका NPC 8 जो बॉडीज होती है जो इनके अंदर काम करती है वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद में फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो यह इसकी मैं चर्चा यहाँ पर कर चुका हूँ कि कौन कौन से आपके फंक्शन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, कौन कौन से किस प्रकार से देश के भीतर जो आपके जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका किस प्रकार से बैलेंस्ड करना, किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना इनका मुख्य काम है। उसके अलावा प्रायोरिटी को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और किस प्रकार से हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, इनके लिए इनके द्वारा इसके लिए ये काम करेगी जो आपका योजना आयोग होगा। यदि इसके मुख्य पर्पज के अंदर आपको लिखना है तो इसका मुख्य पर्पज है इकोनॉमी के अंदर वृद्धि करना यानी इकोनॉमिकल प्लानिंग करना, इसका मुख्य काम होगा। उसके अलावा यदि मैं आगे चर्चा करूँ तो अब आप पूछोगे कि सर ये कितने हमारे क्या संविधान के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। मैंने कहा नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो यह संविधान के अंदर दो प्रकार की बॉडीज होती है, एक होती है स्टेटुअरी बॉडी दैट इज नोन एज वैधानिक संस्था, यानी एक का नाम होता है वैधानिक संस्था, यानी एक होती है आपकी स्टेटुअरी बॉडी, यानी एक होती है स्टेटुअरी बॉडी यानी स्टेटुअरी बॉडी, एक होती है आपकी स्टेटुअरी बॉडी, और एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इस प्रकार से यह आपकी दो प्रकार की बॉडीज होती है। तो स्टेटुअरी बॉडी वह बॉडी होती है जिसके अंदर मान लीजिए कि वो कमिटीज या फिर वो आपकी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है बल्कि वो एक्ट के माध्यम से लाई जाती है यानी अधिनियम के माध्यम से लाई जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेटुअरी बॉडी। और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी एक होती है आपकी संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख हमें संविधान में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपकी दो प्रकार की यह संस्थाएं होती है जिसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तो यह आपकी एक प्रकार की स्टेटुअरी बॉडी है यानी वैधानिक संस्था है, न कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर ज़रूर समझ में आया है। यदि आपको यह लेक्चर ज़रा भी समझ में आया है और आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में सहायक है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।